तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज Hardy-Weinberg's प्रिंसिपल. Hardy-Weinberg's प्रिंसिपल. अब इस प्रिंसिपल के बारे में मैंने आपको बताया. अभी हमने क्या देखा? हार्डी-वाइनबर्ग बोलता है कि हमारे पास जो एलील फ्रीक्वेंसी है दैट रिमेन्स कांस्टेंट एंड इक्वल टू 1 ओवर जनरेशंस. तो इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं थोड़ा जनरेशंस का बताऊं. अगर हम मानो हाइब्रिड क्रॉस ले लेंगे, आप अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज को. तो हम बोल रहे हैं कि हमारे पास कैपिटल टी है, वी आर क्रॉसिंग इट विद स्मॉल टी. जरा हम इसमें देखेंगे एलील फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये तो एक जीन पूल है और जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि एलील फ्रीक्वेंसी it should be remain constant and should be equal to 1. तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास कैपिटल टी 4 में से कितने हैं? 2. तो हम बोल रहे हैं 2/4 कैपिटल टी है. और अगर हम स्मॉल टी की बात करेंगे वो कितने हमारे पास? दैट्स 2 among the 4. तो हमारे पास 2 1s are 2 2s are 2 1s are 2 2s are it will be equal to 1/2 plus 1/2. या हम बोल सकते हैं it will be equal to 0.5 plus 0.5 that will be equal to 1. तो देखो एलील फ्रीक्वेंसी जो है हमारे जो पेरेंट्स से जो क्रॉस हो रहे हैं एक जीन पूल के अंदर, उनके अंदर एलील फ्रीक्वेंसी जो किसके बराबर है? 1 के बराबर. उसके बाद हमने क्या देखा? यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन है कैपिटल टी और यहाँ पे भी गैमेट फॉर्मेशन है कैपिटल टी. यहाँ पे है स्मॉल टी और यहाँ पे भी क्या है? स्मॉल टी. उसके बाद हमने देखा फ्यूजन है कैपिटल टी कंबाइंड विद स्मॉल टी, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी. सिमिलरली यहाँ पे ये इसके साथ बाइंड हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी. यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा है और यहाँ पे भी हमारे पास आ रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी. तो अगर हम इस कैपिटल टी स्मॉल टी की बात करेंगे, जो ये हमारे पास ऑफस्प्रिंग आ गया, अगर हम इसके अंदर भी देखेंगे हमारे पास क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी F1 जनरेशन. तो अगर हम इसके अंदर भी देखेंगे कैपिटल टी क्या है? 1. 2 में से 1 है. तो हम ये बोलेंगे इट विल बी 1/2 प्लस, और ये स्मॉल टी भी क्या है? 1/2. दैट इज 0.5 प्लस 0.5 दैट विल बी इक्वल टू 1 के बराबर. ये भी किसके बराबर आ रहा है? तो हम बोल रहे हैं कि हमारे पास जो F1 जनरेशन बनती है वो जनरेशन मैंने आपको बोला, तो हमने बोला एलील फ्रीक्वेंसी फिर से कांस्टेंट रहती है एंड इज इक्वल टू 1, इजंट इट? उसके बाद अगर हम F2 जनरेशन बनाएंगे यहाँ पे, तो हम क्या कर रहे हैं? हम सेल्फिंग करा रहे हैं. वी अलाउ इट फॉर व्हाट? फॉर सेल्फिंग. जब हम इसकी सेल्फिंग कराते हैं तो हम देख रहे हैं हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस्ड विद कैपिटल टी स्मॉल टी. ये है ना बेटा? तो हमारे पास बन जाता है कैपिटल टी, देन वी हैव अ स्मॉल टी. उसके बाद यहाँ पे कैपिटल टी, देन वी हैव अ स्मॉल टी. ये आ जाता है. तो हमारे पास जो प्रोजेनी आती है दैट इज कैपिटल टी. उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी. उसके बाद फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी. उसके बाद क्या आ जाता है? स्मॉल टी. ये ना बेटा? जरा आप देखो यहाँ पे हमारे पास ये 3 तरह के जो ऑफस्प्रिंग्स है F2 जनरेशन में फॉर्म हो जाते हैं. मुझे बताओ कितने कैपिटल टी है यहाँ पे? 1 2 3 एंड 4. दैट मीन्स 8 में से कितने हैं कैपिटल टी? 4. 4/8. ये है ना बेटा? जरा मुझे बताओ स्मॉल टी कितने? 1 2 3 एंड 4. तो आप बोलोगे 4 में से 8 ये भी है कि नहीं? 4 1s are 4 2s are 4 1s are 4 2s. It will be 1/2 plus 1/2. या आप बोल सकते हो 0.5 plus 0.5 that will be equal to 1. देखो आप वो जनरेशन जो एलील फ्रीक्वेंसी वो क्या रहती है? इक्वल टू 1. तो हमने क्या देखा? हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल जब हमने पढ़ा था तो उसने वहां पे बोला था कि हमारे पास जो एलील फ्रीक्वेंसी है वो जनरेशंस वो कांस्टेंट रहती है और इक्वल टू 1 रहती है. लेकिन आप याद रखोगे बेटा कि अगर हम बोलेंगे ये वाला एलील इस जीन पूल से चला गया, बाहर चला गया, तो हम बोलेंगे देयर विल बी चेंज इन ए जीन फ्रीक्वेंसी और एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ द व्हाट? जीन पूल. चेंज हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी ना? दैट में रिजल्ट एवोल्यूशन. उससे क्या आ सकता है? एवोल्यूशन आ सकता है. ये चीज हमें कौन बता रहा है? हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल. ये मैंने बोला था ना आप लोगों को, और यही चीज मैंने आपको बिल्कुल एक जनरेशन टू जनरेशन आपको क्या करा है? अंडरस्टैंड करा है. ठीक है, इसको मैं रब करूं. अब अगर हम हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल का देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल जो है इट इज ए थ्योरेटिकल प्रिंसिपल. याद रखोगे आप, ये थ्योरेटिकल प्रिंसिपल है. इट इज ए थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन, isn't it? In which you will find the Hardy-Weinberg states about what? Genetic equilibrium in a gene pool. वो हमें बता रहा है, लेकिन थ्योरेटिकल ये है क्या है? कॉन्सेप्ट है. तो अगर आप लिखना चाहोगे तो लिखो ये वाला पॉइंट ताकि आपको याद रखे रहेगा. ही हम ये बताएंगे कि दिस इज
This is a theoretical concept in which Hardy Weinberg states about genetic equilibrium in a gene pool. अगर ये जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है किसके अंदर, जीन पूल के अंदर, दीज फोर्सेस शुड बी एब्सेंट, ये फोर्स एब्सेंट होनी चाहिए। क्या क्या? म्यूटेशन होनी नहीं चाहिए, नेचुरल सिलेक्शन नहीं। तो ये चीज अगर ये फोर्सेस एब्सेंट है तो मेंटेन रहेगा जीन पूल। अगर जीन पूल को मेंटेन कर रहा है तो कौन कौन सी चीजें रिक्वायरमेंट है? तो हम ये बोलेंगे टू मेंटेन this genetic equilibrium, इस जेनेटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए या इंटीग्रिटी ऑफ जीन पूल को मेंटेन करने के लिए हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स है। पहला रिक्वायरमेंट क्या है मैं बताऊंगा आपको, इन चीजों को मैं समझाऊंगा। पहला रिक्वायरमेंट, देयर शुड बी लार्ज पॉपुलेशन। लार्ज पॉपुलेशन का होना जरूरी है। ये तो दिक्कत है, ये तो इंपॉर्टेंट चीज है। व्हाट इज मींट बाय लार्ज पॉपुलेशन? देखो बेटा, अगर हमारे पास कोई जीन पूल है, आप समझ लो ये जीन पूल है और इस जीन पूल के अंदर बहुत सारी जो हमारे पास पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा है। अलील्स की पॉपुलेशन, हम बोलेंगे अब इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन, तो अलील्स की भी पॉपुलेशन क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। अगर इससे एक दो मेंबर चले भी जाएंगे, इजंट इट, अगर एक दो मेंबर इससे चले भी जाएंगे तो परसेंटेज जो एलील फ्रीक्वेंसी की वो ज्यादा डिक्रीज नहीं होगी। अगर हमारे पास स्मॉल पॉपुलेशन, समझ लो ये पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन है, ठीक है ना बेटा? अगर इसमें से 4 चले गए बाहर, इसका मतलब 40% डिक्रीज हो गया यहाँ पे जीन फ्रीक्वेंसी में। अब ये तो क्या करेगा, ये जीन पूल की इंटीग्रिटी जो है वो क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा, ये जेनेटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करेगी। इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें किसी जीन पूल की क्या मेंटेन करनी है, इंटीग्रिटी या इक्विलिब्रियम, तो वो लार्ज पॉपुलेशन का होना जरूरी है। अगर वो लार्ज पॉपुलेशन का होगा, अगर 2-3 मेंबर्स में चले भी जाएंगे, अलील चले भी जाएंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बहुत कम इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर स्मॉल साइज पॉपुलेशन, बात सुनो मेरी, तो उससे अगर थोड़े से भी अलील चले जाएंगे ना, तो फ्रीक्वेंसी जो अलील फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो सकती है, तो डिस्टर्ब हो सकती है। तो लार्ज पॉपुलेशन का होना जरूरी है। सेकंड थिंग इज अ रैंडम मैटिंग। यहां पे रैंडम मैटिंग बिटवीन द मेंबर्स ऑफ स्पीशीज, जैसे मैं दिखाऊंगा आपको। आप समझ लो कि हमारे पास एक पॉपुलेशन है, ये एक इंडिविजुअल है, उसके पास कैपिटल ए है, ये दूसरा इंडिविजुअल है, इसके पास भी कैपिटल ए है, और एक इंडिविजुअल है कैपिटल ए स्मॉल है ये, और ये स्मॉल ए है स्मॉल ए। ये इंडिविजुअल्स की क्या है? एलील्स है, उनके पास एलील्स है। अगर आप रैंडम मैचिंग कराओगे तो ये इसके साथ फ्यूज हो सकता है, इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है, और ये इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है, ये इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है। तो अगर आप रैंडम मैचिंग कराओगे तो एलील्स जो रहेंगे वो विद इन जीन पूल रहेंगे, इजंट इट, विद इन जो, और में कोई चेंज नहीं आएगी। अब जो भी कॉम्बिनेशन बनेगी वो सेम ही बनेगी। इधर कैपिटल के कंबाइंड विद स्मॉल है तो कैपिटल ए स्मॉल ए बनेगा, इसका मतलब कॉम्बिनेशन ही बनेंगे फिर से। बात आई मेरी समझ? तो रैंडम मैचिंग का मतलब ये है कि विद इन द मेंबर्स वो क्या कर सके, इंटरब्रीड कर सके, रिप्रोडक्शन कर सके, ताकि जो एलील्स है वो जीन पूल से बाहर ना चले जाए, उसको बोलते हैं रैंडम मैचिंग। थर्ड वन, देयर शुड बी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। एक तो उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होनी चाहिए और गैमेट फॉर्मेशन होनी चाहिए, और क्या बनानी चाहिए? और गैमेट फॉर्मेशन होनी चाहिए। और थर्ड वन मैंने आपको बताई थी, फोर्थ वन दैट देयर शुड बी बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन, और उनमें होनी चाहिए बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन। ये चीज मैंने आपको कल क्लियर की थी, ठीक है ना बेटा? तो ये चीजें जो है मेंटेन करते हैं किसको? जेनेटिक इक्विलिब्रियम, जो हमें किसने बताया था? हार्डी वैनबर्ग ने, ठीक है ना बेटा? आगे चलते हैं, बात करते हैं वो कौन सी चीजें जो डिस्टर्ब करते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम को। कौन सी चीजें मुझे बता? म्यूटेशन। दैट इज व्हाट, दैट इज अ म्यूटेशन। देखो बेटा,
हमारे पास वो चीजें जो डिस्टर्ब करती हैं, डिस्टर्बिंग फोर्सेज दैट डिस्टर्ब जेनेटिक इक्विलिब्रियम, वो फोर्सेज जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम को क्या करेंगे बेटा, डिस्टर्ब करेंगे। तो हमारे पास क्या क्या, पहला म्यूटेशन है जो मैंने कल बताया था, आप इनको आगे जाके अंडरस्टैंड करेंगे। सेकंड नेचुरल सिलेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था, इसको भी देखेंगे हम। थर्ड वन जो था दैट वाज जीन फ्लो, उसके बारे में भी देखेंगे हम। फोर्थ वन वाज जेनेटिक ड्रिफ्ट, इसको बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करिए, इसमें तो ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और फिफ्थ वन इज ए रिकम्बिनेशन, ये था ना। तो ये ऐसे फोर्सेस है जो क्या करते हैं, जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है ना बेटा। अब हार्डी वैनबर्ग प्रिंसिपल को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहोगे, इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट इट इन इक्वेशन मैनर में, अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? देखो बेटा, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको, यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय, हमारे पास P है प्लस Q है, दैट विल बी इक्वल टू 1, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1। आप बोलोगे कैसे? अगर हमारे पास कैपिटल ए है और हमारे पास प्लस है स्मॉल ए, इजंट इट? तो मुझे बता कितने हैं यहाँ, ये स्क्वायर हो गया ना, P स्क्वायर, सो P स्क्वायर शुड बी इक्वल टू A, इजंट इट? और यहाँ आप हमारे पास यहाँ ले सकते इसको BB के बराबर, किसके बराबर भी? BB के बराबर, सॉरी कैपिटल B, P स्क्वायर Q स्क्वायर। देखो क्या होगा, 4 में से 2 क्या है, कैपिटल A, 4 में से 2 क्या है, स्मॉल है, इजंट इट? ये है ना ये। अगर आप इसका देखोगे तो हम बोलेंगे ये किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू, पहले बताओ मुझे, 2/4 प्लस 2/4, ये होगा ना बेटा। इट विल बी 2 1s are 2 2s are, ठीक है ना बेटा। इट विल बी 2 1s are 2 2s are, व्हाट विल बी इट, 1 प्लस 2 प्लस 1/2 विल बी इक्वल टू 1। ये चीज आप देखो, पहला पॉइंट। इसका मतलब P स्क्वायर किसके बराबर है असल में, A के बराबर। Q स्क्वायर किसके बराबर है असल में, BB के बराबर। पॉइंट आप याद रखो। सो चाहे कुछ भी हो, हमने देखा यहाँ पे, हम ये भी कर सकते हैं, या आप बोल सकते हो P स्क्वायर प्लस 2PQ, isn't it, प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप बोलोगे सर ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया? P स्क्वायर आप ले सकते हो, देखो मैं आपको दिखाऊंगा। हमारे पास जो F2 जनरेशन आई थी वो क्या आई थी, कैपिटल T, तो समझ लो वो P स्क्वायर हो गया, ठीक है ना बेटा। हमारे पास आया था कैपिटल T स्मॉल t, 2 बार आया था ना, तो हम ये बोलेंगे 2 टाइम्स कैपिटल T स्मॉल t, ये आया था ना बेटा। और प्लस क्या हो गया हमारे पास, स्मॉल t दैट विल बी इक्वल टू Q स्क्वायर, ये आया था ना बेटा। तो हमने क्या बोला, हमने बोला 2 कैपिटल T ये हो गया P स्क्वायर के बराबर, और ये हो गया 2PQ के बराबर, और ये हो गया किसके बराबर, P स्क्वायर के बराबर, इजंट इट? बात आई मेरी समझ में? मैंने आपको बताया अगर हम ले रहे हैं कैपिटल T क्रॉस करा रहे हैं स्मॉल t के साथ, बात सुनो मेरी सब, व्हाट विल बी दैट, इट विल बी P स्क्वायर क्रॉस्ड विद Q स्क्वायर, ये हो गया ना भाई। तो हमने बोला, जब हमने इसको देखा तो हमने बोला ये किसके बराबर है, 2/4 के बराबर, ये भी क्या है 2/4, isn't it? आ रहा है ना इन वैल्यूज का। तो हमने बोला इट विल बी इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 दैट विल बी इक्वल टू 1। इसी की जब हमने F2 जनरेशन बनाई तो लास्ट पे ये आया था ना, देखो कैसे आया था। हमने बोला था कि हमारे पास कैपिटल T हमने इसको क्रॉस किया स्मॉल t के साथ। हमारे पास F1 जनरेशन जो आई थी वो आई थी कैपिटल T स्मॉल t, ये आई था। उसके बाद हमने इसको अलग किया था किसके लिए, सेल्फिंग के लिए, कैपिटल T स्मॉल t को। तो हमारे पास आया था F2 जनरेशन कैपिटल T, उसके बाद आया था कैपिटल T स्मॉल t, उसके बाद क्या आया था स्मॉल t। अगर आप ये इक्वेशन ले लोगे, ये वाली इक्वेशन, इट विल बी, ये क्या है, ये P स्क्वायर के बराबर आपने लिया था कि नहीं लिया था यहाँ पे। और ये कैपिटल T स्मॉल 2 बार आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, प्लस 2PQ, ये होगा ना बेटा, प्लस क्या होगा फिर Q स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू, अगर आप इसका भी सम अप करोगे दैट विल बी इक्वल टू 1। बात आई मेरी समझ? तो मैंने इक्वेशन आपको बताई। तो अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे किसको, हार्डी वैनबर्ग प्रिंसिपल की इक्वेशन को, तो आप इसको 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, याद रखोगे आप। जैसे आप बोलोगे P स्क्वायर
प्लस क्यू स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू 1। और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, कैपिटल टी हमने क्रॉस कराया था किसके साथ, स्मॉल टी, देखो यहाँ पे भी 1 आ रहा है। अगर आप करोगे पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, दैट विल बी आल्सो इक्वल टू 1। ठीक है ना बेटा, यहाँ पे याद रखो ये मेरे पास F2 जनरेशन जैसे हमने देखा था यहाँ पे बन जाती, ठीक है ना, तो दैट विल बी आल्सो इक्वल टू 1। ये रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास किसकी, हार्डी-वैनबर्ग प्रिंसिपल या इक्वेशन की, ठीक है। अब पहला फोर्स जो हम लेने जा रहे हैं, दैट फोर्स वी हैव द म्यूटेशन, ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया या मैं फिर रिपीट करूं? अब देखो बेटा, आपने कैपिटल टी को क्रॉस किया स्मॉल टी, इजंट दे आर एलील्स, दे आर रिप्रेजेंटिंग एलील। तो जब आपने क्रॉस किया तो आपने बोला पी स्क्वायर, कैपिटल टी को आपने पी स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया और स्मॉल टी को आपने क्यू स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया। जब आपने इनका एलील फ्रीक्वेंसी निकाला वो किसके बराबर है, 1 के बराबर। फिर आपने जब इनको क्रॉस किया आपके पास F2 जनरेशन आ गई, इंडिविजुअल्स आ गए। तो इंडिविजुअल्स आपके पास क्या आ गया, कैपिटल टी, उसको आपने रिप्रेजेंट किया पी स्क्वायर से, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी आपके पास 2 बार आ रहा है, तो यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय 2 टाइम्स PQ, प्लस आपके पास क्या आ रहा है, स्मॉल टी, तो यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय क्यू स्क्वायर, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, इजंट इट? सो दिस बिकम्स एन इक्वेशन। चलो आप पहले वाले को ले लो, आप लेट्स टेक द फर्स्ट वन इज अ म्यूटेशन। जरा हम म्यूटेशन को थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है ना, क्या होगा म्यूटेशन से, कौन सी चीजें हो जाएंगी, ठीक है बेटा। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद फर्स्ट सिलेक्ट हियर इज अ म्यूटेशन। क्या म्यूटेशन से हो जाता है क्या जीन पूल डिस्टर्ब के नहीं? लेट्स सी, मैं एक जीन पूल बताता हूं, समझ लो एक जीन पूल है, ठीक है ना बेटा, एक जीन पूल है, इसके अंदर यहाँ पे कैपिटल ए है, समझ लो कैपिटल ए स्मॉल ए है, कैपिटल ए फिर से कैपिटल ए स्मॉल ए है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए कैपिटल स्मॉल ए, हमने बोला इस जीन की फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 के बराबर है। इसका मतलब इस जीन पूल की इंटीग्रिटी जो है वो मेंटेन है, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं। अब देखो म्यूटेशन आ गई, लिसन टू मी, म्यूटेशन आ गई इनमें, ये जो कैपिटल ए यहाँ पे इसमें म्यूटेशन आ गई और ये रिप्लेस हो गए बाय न्यू एलील दैट वाइल कैपिटल पी, देखो कैपिटल पी से रिप्लेस हो गए, बात है म्यूटेशन आ गई। तो म्यूटेशन की वजह से एक जो है वो कम पड़ गया और इसमें नए एलील जो है वो ऐड हो गए। अब उससे क्या होगा, उससे जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर जेनेटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, व्हाट विल हैपन? ये कैसे हो सकता है म्यूटेशन? अब मैंने आपको बताया क्या क्या चीजें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इजंट इट? म्यूटेशन के लिए मैंने बताए थे आपको, इधर इट में भी स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और इट में भी इंड्यूस्ड म्यूटेशन। कोई म्यूटेशन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, म्यूटेशन हो गई। तो हमारे पास एक जीन पूल, एक इंडिविजुअल है, उसके पास कैपिटल ए एलील्स थे, वो कैपिटल ए एलील जो वो रिप्लेस हो गए स्मॉल पी क्या कैपिटल पी से, एलील चेंज हो गए। अब इससे क्या होगा, ये जीन पूल जो है इसकी जो जीन फ्रीक्वेंसी है दैट वाज इक्वल टू द 1 रिमेन्स कांस्टेंट, वो चेंज हो जाएगी। अगर वो जेनेटिक इक्विलिब्रियम चेंज हो गया देन इट विल लीड टू एवोल्यूशन के चांसेस है यहाँ पे। तो हम ये बोलेंगे कि म्यूटेशन में क्या हो गया, द एलील्स ऑफ जीन पूल may get replaced by another gene, another alleles। ये किसी अदर एलील से क्या हो गया, रिप्लेस हो गए। रिजल्ट्स व्हाट? रिजल्ट्स disturbance in genetic equilibrium। of gene pool। ये जीन पूल के जेनेटिक इक्विलिब्रियम में क्या कर सकते हैं, डिस्टर्बेंस जो है काज कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा। सो दिस इज ए म्यूटेशन। देखो हो गया कि नहीं? आप बोलो कि हमारे पास तो नॉर्मल थे,
अलील जो थे बिल्कुल जीन फ्रीक्वेंसी मेंटेन कर रहे थे, इजंट इट? आप देखो कर रहे थे, कितने जितने कैपिटल ए थे उतने कैपिटल ए स्मॉल ए भी थे, उतने स्मॉल ए स्मॉल भी थे, मेंटेन था जीन पूल की फ्रीक्वेंसी। लेकिन समझ लो कैपिटल ए कम हो गए, इसमें मतलब ए कम हो गए, इजंट इट? तो उसकी वजह से रिप्लेस हो गए पी से। अगर रिप्लेस हो जाएंगे पी एलील से तो हमारे पास जो जीन फ्रीक्वेंसी है या जीन फ्रीक्वेंसी जो कांस्टेंट थी वो क्या होगी, वो इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर डिस्टर्ब हो जाएगा दैट मे रिजल्ट इन वेरिएशन, एंड वेरिएशन इन दिस व्हाट वी कॉल हार्डी-वैनबर्ग इक्वेशन, उसमें चेंज आ सकती है, तो ऑटोमेटिकली दैट मे रिजल्ट इन स्पीसीएशन, में चांस है कि स्पीसीएशन। ठीक है, हो गई एक चीज। सेकंड चीज जो हम अंडरस्टैंड करेंगे दैट विल बी ए जीन फ्लो। ये इंपॉर्टेंट है, जीन फ्लो को हम अंडरस्टैंड, मैं इसको रब करूं, बाद में हम नेचर सिलेक्शन को देखेंगे, पहले हम जीन फ्लो को अंडरस्टैंड करते हैं। पहले मैं आपको समझाऊंगा जीन फ्लो है क्या। देखो बेटा, आप देखोगे कि जीन फ्लो हो रहा है बिटवीन द टू पॉपुलेशन ऑफ सेम स्पीशीज। जैसे आप समझ लो एक कव यहाँ पे इंडिया के अंदर और दूसरे कव जो है वो अफ्रीका के अंदर। बात सुनो मेरी, एक कव कहां पे है, इंडिया के अंदर, और दूसरी कव जो कहां पे, दे आर आइसोलेटेड, जियोग्राफिकली दे आर आइसोलेटेड, isn't it? Geographically they are separate, because they cannot interbreed. Why? Because they are geographically isolated. They can interbreed if they come closer. अगर हम उनको आइसोलेट नहीं करेंगे, एक साथ रखेंगे, they can interbreed. बात सुनो मेरी, सब सुनना बेटा, मैं आपको बता रहा हूं, आप समझ लो ये हमारे पास, मैं जीन फ्लो को बाद में बताऊंगा, जीन फ्लो का हम डेफिनेशन बाद में बताएंगे, पहले अंडरस्टैंड करेंगे। आप समझ लो ये हमारे पास एक जियोग्राफिकल एरिया है और यहाँ पे हमारे पास काउज जो है वो ब्लैक है, काउज, आप समझ लो एक काउज है यहाँ, काउज क्या है, ब्लैक काउज, ऑल आर ब्लैक, मैं इसको ब्लैक कलर से बना रहा हूँ, समझ लो ब्लैक काउज है। और ये हमारे पास दूसरी ये जियोग्राफिकल एरिया है, isn't it? ये भी एक जीन पूल है, ये भी दूसरा जीन पूल है, और यहाँ भी काउज है, लेकिन समझ लो यहाँ की काउज जो है वो रेड है। मैं समझाने के लिए आपको समझा रहा हूँ, काउ जो यहाँ पे है कि वो क्या है, वो रेड काउ। ठीक है बेटा, अब ये जियोग्राफिकली दो पॉपुलेशन जो है आइसोलेट है ऑफ सेम स्पीशीज। हमने क्या किया, तो खुद तो नजदीक नहीं आएगी, यहाँ की काउ तो साउथ अफ्रीका नहीं जा सकती है ना, पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन अब ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से हम क्या करा सकते हैं, आर्टिफिशियल इनको इंटरब्रीड करा सकते हैं। सिर्फ फॉर यहाँ की जो काउ है, बात सुनो मेरी, उसको हमने लाया और यहाँ पे डाल दिया। अब उसने भी यहाँ पे क्या किया, इंटरब्रीड करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे भी काउज आने लगी और यहां से हमने इस काउ को लिया और यहाँ पे चली गई। बात है मेरी समझ में? अब यहाँ पे भी ये काउ जो है वो आपको देखने के लिए, ये हो सकता है। हमने क्या किया, हमने जीन को फ्लो कराया, isn't it, from one population to the another population of a same species which are geographically isolated। हमने ऐसा करा। समझ लो, मेरी बात सब सुनना पड़ेगा, मैं फिर एक बार बता, समझ लो यहाँ पे हमारे पास जो काउ थी उसके पास था कैपिटल ए स्मॉल ए एलील, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे जो काउ हमारे पास थी उनके पास कौन से एलील थे, समझ लो ये वाला एलील था, यहाँ पे हमारे पास था कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है ना बेटा। और समझ लो यहाँ पे हमारे पास कैपिटल ए था, यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ पे फिर से कैपिटल ए, ऐसे एलील्स थे। और यहाँ पे जो हमारे पास एलील्स थे, समझ लो हमारे पास था कैपिटल पी, और यहाँ पे हमारे पास था कैपिटल पी स्मॉल पी, isn't it? कैपिटल पी स्मॉल पी। अब जब यहाँ की काउ यहाँ पे चली गई तो हमने बोला कि यहाँ पे हमारे पास एलील्स ऐड हो गए, कैपिटल पी भी आ जाएगा। और यहाँ से जब एलील्स चले गए तो हमने समझ लो ये काउ चली गई और इसके पास हमारे पास क्या था, आप समझ लो हमारे पास था कैपिटल ए। हमने देखा तो कैपिटल ए काउ भी यहाँ पे आने लगे कि नहीं आने? यस। इससे क्या होगा, इससे जब हमने देखा कि यहाँ के जो हमारे पास एलील्स थे वो थे ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, इधर कैपिटल ए, लेकिन अब यहाँ पे आ रहा है पी, और यहाँ पे हमने देखा था पी के एलील्स थे, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ए के एलील्स, isn't it? तो इससे क्या हो गया, इससे हो गया जीन फ्लो। क्या हो गया बेटा, जीन फ्लो, पॉइंट टू बी नोटेड। इससे क्या हो गया, जीन फ्लो, लेकिन किन के दरमियान हो गया, बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ द सेम स्पीशीज व्हिच वर जियोग्राफिकली आइसोलेटेड। इसका मतलब अगर ये नजदीक आ जाएंगे इंटरब्रीड कर सकते हैं, लेकिन ये जियोग्राफिकली आइसोलेटेड तो इंटरब्रीड नहीं कर पाते। लेकिन हमने इनको लाया, एक दूसरे से इंटरब्रीड कराया, तो हमारे पास इसके भी ट्रेड्स और इसके भी ट्रेड्स मिक्सअप हमने कराए और हमने एक नया एवरेज जो जीन पूल है वो हमने तैयार किया। बात आई मेरी समझ?
हमने इन दो को मिला के एक एवरेज जीन पूल जो है वो तैयार किया हमने। इसलिए आप देखते हो हम बोलते हैं कि हमने क्या किया, हमने वहां के ऑक्सलाई और यहाँ के काउज लाई, अब उनके इंटरब्रीड्स बनाए, isn't it? हम किसी और पॉपुलेशन से ले आते हैं क्योंकि वो भी तो काउज है, वो भी ऑक्सिस है, लेकिन वो जियोग्राफिकली आइसोलेटेड है, isn't it? उनके अंदर कोई डिफरेंट ट्रेट है, इनके अंदर भी कोई ट्रेट है, हमने इनको मिक्सअप कराया और एक इंडिविजुअल के अंदर हमने दोनों ट्रेट्स को ले आया। अब हुआ क्या इन जनरल, अगर हम इन जनरल देखेंगे तो स्पीसिएशन तो नहीं होगा, नई स्पीशीज तो बनने के चांसेस नहीं है क्योंकि दोनों तो काउज ही है, isn't it? स्पीसिएशन होने के चांसेस तो नहीं है, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे जो एलील फ्रीक्वेंसी वो डिस्टर्ब होगी, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे एलील फ्रीक्वेंसी वो डिस्टर्ब होगी, isn't it? हमें तो एलील फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, हमें तो एलील फ्रीक्वेंसी 1 आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल, लेकिन जब हमने देखा यहाँ से ये एलील चला गया और वहां से नया एलील ऐड होके आया और वहां से भी एलील चला गया, नया ऐड हो गया, तो हम बोलेंगे इक्वल टू 1 तो नहीं रहेगा, तो व्हाट विल बी हियर हैपनिंग, देयर विल बी डिस्टर्बेंस इन अ जीन पूल, हाउ व्हाट, बाय द जीन फ्लो। तो हम जीन फ्लो को अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम बोलेंगे ये होता है, इट्स अ फ्लो ऑफ जीन्स और एलील्स, इट्स अ फ्लो ऑफ genes oblique alleles, isn't it? It's a flow of genes oblique alleles from one population to another population, from one population to another population of same species which are geographically isolated। हो गया ठीक? Due to gene flow, the genetic equilibrium of gene pool is disturbed, होता कि नहीं होता? आप समझ लीजिए ए था और ये हमारे पास बी था, जी सेम स्पीशीज थी, जीन फ्लो हो गया तो हमने क्या देखा, डिस्टर्बेंस हो गया क्योंकि इसके एलील्स और उसके एलील जो है वो डिफरेंट थे, isn't it? ये एक जीन पूल था, वो दूसरा जीन पूल था, यही था ना, मैंने तो यही बोला था आप लोगों को। तो जीन पूल जब हमने क्या कराया, हमने इनको जीन फ्लो कराया, है तो सेम स्पीशीज लेकिन दो पॉपुलेशन से, अगर दो पॉपुलेशन जीन पूल अलग अलग है, isn't it? गिवन जियोग्राफिकल एरिया। अब यहाँ से हमने एलील्स लाए, यहाँ से हमने, इससे एक एवरेज जीन पूल जो है तैयार हो जाएगा, isn't it? तो हमने क्या बोला, इसमें जो है जीन पूल ये हो या ये हो, दोनों के अंदर जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम है वो क्या हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है? लिखो जल्दी से इसको। ठीक है बेटा, यहाँ तक आया समझ? तो उठाए फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट को, ठीक है ना? चलो आगे चलते, फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम देख लेते हैं।
है ये रिस्पॉन्सिबल जीन फ्लो। लेकिन याद रखो कि अगर कंटिन्यूअस जीन फ्लो भी हो जाए तो कोई एवोल्यूशन नहीं हो जाता। ठीक है ना, ये पॉइंट आप याद रखोगे। ठीक है ना, खाली क्या होता है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम जो है देखो जेनेटिक ड्रिफ्ट है क्या, पहले पॉइंट हम याद रखेंगे। जेनेटिक ड्रिफ्ट देखो बेटा, जेनेटिक ड्रिफ्ट को अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे तो इट इज एप्लीकेबल फॉर स्मॉल पॉपुलेशन। If there is a change in a gene frequency of a small population and that change in directionless, वो change जो होगी वो directionless होगी, वो नॉन एडाप्टिव होगी, मतलब उससे कोई फायदा वायदा नहीं होगा। ये पॉइंट आप याद रखोगे। अगर एक स्मॉल पॉपुलेशन है, उनके एलील्स के अंदर अगर कोई चेंज आ जाए, मैंने पहले ही बताया स्मॉल पॉपुलेशन के एलील्स में अगर चेंज आ जाएगी ना तो बहुत बड़ा इफेक्ट होने का चांसेस है, isn't it? बहुत डिस्टर्बेंस हो जाएगी इसमें जीन पूल के इक्विलिब्रियम में। तो मैंने बोला एक स्मॉल पॉपुलेशन है, उनके एलील्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो रही है। क्या हो रही है? एंड वो जो चेंज है वो डायरेक्शनलेस है और नॉन एडाप्टिव है। ये पॉइंट ऑफ, उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या ये लार्ज पॉपुलेशन के लिए एप्लीकेबल है? नहीं, क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन में अगर कुछ एलील्स चेंज भी हो जाएंगे, चले भी जाएंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन है। और लार्ज साइज पॉपुलेशन में हम ये बोलेंगे कि ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर हम जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करें तो हम बोलेंगे it is a change in allele frequency, या आप जीन फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो। It's a change in allele frequency of a small population and that change is directionless, that change is directionless and non-adaptive। ये चेंज होगी, एक तो होगी क्या, डायरेक्शनलेस होगी, और दूसरी बात क्या होगी, ये नॉन एडाप्टिव होगी। ठीक है ना बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। मैं आपको इस चीज को समझाऊंगा, मैं आप लोगों को डायग्रामिकली। आप समझ लो हमारे पास एक लार्ज पॉपुलेशन है और इस लार्ज पॉपुलेशन के अंदर हमारे पास डिफरेंट एलील्स है। मैं समझा रहा हूं आपको, डिफरेंट एलील्स है। ये समझ लो रेड वाले एलील्स है, ठीक है ना बेटा, और वो भी बहुत सारे नंबर में है। और ये समझ लो आप ब्लैक वाले एलील्स है, वो भी किसके अंदर है, बहुत सारे नंबर में। ठीक है ना बेटा, हमने बोला बहुत सारे एलील्स है यहाँ पे और इनकी पॉपुलेशन जो इंडिविजुअल्स की वो बहुत ज्यादा है। तो हमने देखा बहुत ज्यादा एलील्स है यहाँ पे, हर एक के एलील जो है बहुत ज्यादा है। तो हम बोलेंगे हर एक इंडिविजुअल जो है लार्ज नंबर में है। तो पॉपुलेशन क्या है इसकी, पॉपुलेशन एलील की या इंडिविजुअल्स की क्या है, बहुत ज्यादा है। अगर इसमें से कुछ एलील्स बाहर भी चले जाएंगे, से समझ लो ये रेड चला गया, ये ब्लू चला गया, ब्लैक भी चला गया, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नो जेनेटिक ड्रिफ्ट। हम देखेंगे यहाँ पे कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट होने के चांसेस नहीं है। अगर मैं इसी कंपेरिजन, ये लार्ज पॉपुलेशन है, ये क्या है, लार्ज पॉपुलेशन, और लार्ज पॉपुलेशन में अगर कोई इंडिविजुअल बाहर चला भी जाएगा, नो चेंज, या हम बोलेंगे यहाँ पे कोई चेंज है, लेस चेंज आने के चांसेस वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इन कंपैरिजन, इसके कंपैरिजन छोटी पॉपुलेशन बनाऊं और इसके अंदर आप समझ लो है तो डिफरेंट इंडिविजुअल्स में भी, लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम है। आप समझ लो ये रेड की पॉपुलेशन है, ये हमारे पास ब्लू वाले की पॉपुलेशन है, ठीक है ना, और ये हमारे पास ब्लैक वाले की पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन बहुत कम यहाँ पे। अगर इसमें से कुछ इंडिविजुअल्स बाहर चले जाएंगे, से दीज इंडिविजुअल्स मूव आउट, अगर ये इंडिविजुअल्स बाहर चलेंगे, व्हाट विल हैपन, इट्स अ चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी, एलील फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी इन ऑफ ए स्मॉल पॉपुलेशन, एक छोटी सी पॉपुलेशन में, और एंड दैट इज डायरेक्शनलेस। हम देखेंगे एंड नॉन एडाप्टिव, कोई फायदा नहीं इसका, डायरेक्शनलेस है। आप देखोगे अभी कैसे डायरेक्शनलेस है, कोई नई चीज वाली नहीं होगी, तो डायरेक्शनलेस है एंड नॉन एडाप्टिव, कोई एडाप्टेशन नहीं है इसमें, कोई फायदा नहीं है इसमें। तो मैंने आपको ये डेफिनेशन के अंदर दिखाया, ठीक है ना बेटा। और इस जेनेटिक ड्रिफ्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास दो इफेक्ट्स है। एक है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं बॉटल नेक इफेक्ट, और दूसरा हमारे पास है फाउंडर इफेक्ट। तो टू अंडरस्टैंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, टू
अंडरस्टैंड जेनेटिक ड्रिफ्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए वी हैव टू फैक्ट्स, पहला कौन सा इफेक्ट है? बॉटल नेक इफेक्ट. व्हाट इज द फर्स्ट वन? इज अ बॉटल नेक इफेक्ट. दूसरा जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड फाउंडर्स इफेक्ट. फाउंडर्स इफेक्ट. तो दो तरह के इफेक्ट जो है वो हमें अंडरस्टैंड कर रहे हैं. किसको? जेनेटिक ड्रिफ्ट को. इसमें जो पहला वाला है वो है बॉटल नेक. कौन सा है बेटा? बॉटल नेक. चलो पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे बॉटल नेक वाले को, ठीक है ना. देखो बेटा मैं आपको समझाऊंगा. एक जीन पूल है, ठीक है ना बेटा. एक जीन पूल है, उसके अंदर एक लार्ज पॉपुलेशन है, ठीक है ना. सीजनल फ्लक्चुएशन हो गई, विंटर आ गए, बात सुनो. उसमें से कुछ मेंबर्स सर्वाइव करेंगे, कुछ मेंबर्स जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे. अब जो मेंबर्स सर्वाइव करेंगे वो स्मॉल पॉपुलेशन क्रिएट करेंगे, है ना कॉमन सेंस. अब उस स्मॉल पॉपुलेशन में देखो मैं आपको समझाऊंगा पहले इस चीज को. ये चीज हम पहले फिर हम बॉटल नेक को उसको ले आएंगे. आप समझ लो, फिर एक बार मैं बना रहा हूं. आप समझ लो ये हमारे पास एक लार्ज पॉपुलेशन है, ठीक है ना बेटा. इसका मतलब यहाँ पे एलील जो है या इंडिविजुअल जो है वो क्या है? वो लार्ज इन नंबर, ठीक है ना बेटा. मैं समझा रहा हूं. एक लार्ज पॉपुलेशन इफेक्ट किस में है मुझे जल्दी से बताओ. स्मॉल पॉपुलेशन. लार्ज पॉपुलेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं. आप समझ लो ये इसमें सारे इंडिविजुअल्स के जो मेंबर्स, हम बोलेंगे मेंबर जो है इसके अंदर और एलील जो है उनके वो क्या है? दे आर लार्ज इन नंबर, ठीक है बेटा. मैं इसको रेड में ब्लैक वाले में बना, ठीक है ना, समझाने के लिए. हमने क्या बोला कि इस पॉपुलेशन जो लार्ज पॉपुलेशन है इसके अंदर क्या होगी? सीजनल फ्लक्चुएशन. सीजनल फ्लक्चुएशन सीजनल चेंज आ गया, समझ लो विंटर आ. अब हमने क्या देखा? एक थोड़े से मेंबर जो इसमें वो बच गए. समझ लो रेड के ज्यादा बच सकते हैं, ब्लू के कम बच सकते हैं, ब्लैक के ज्यादा कम बच सकते हैं, ऐसे भी चांस है. तो हमने क्या बोला? एक स्मॉल पॉपुलेशन बच गई सीजनल फ्लक्चुएशन की वजह से. इसमें रेड एलील जो है वो ज्यादा बच गई. आप समझ लो ये रेड वाले मेंबर्स इंडिविजुअल जो है वो ज्यादा बच गए और ब्लैक वाले थोड़े से बच गए, 2-3. और ये तो हमारे पास 1-2 ही बच गए, ठीक है ना. फिर जब उसके बाद क्या होगी? सीजनल फ्लक्चुएशन होगी. हमने बोला कुछ मेंबर जो है वो क्या हो गए? वो बच गए ड्यू टू सीजनल फ्लक्चुएशन. उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशन आ गई, ये फिर से ये जीन पूल बन गया, कंप्लीट इसके साइज के जैसे बन गया. जब ये कंप्लीट जीन पूल बन गया तो हमने क्या देखा? अब चेंज, अब रेड ज्यादा है क्योंकि रेड अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएगा नहीं, पहले से ही ज्यादा है, तो रेड पहले बाद में भी ज्यादा ही बनेंगे. रेड इंडिविजुअल ज्यादा फैल जाएंगे, इजंट इट? बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? ब्लैक थोड़े से बन जाएंगे. क्यों? क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन है वो पहले से कम हो गई. और ब्लू वंस भी क्या बच जाएंगे? बहुत कम बच जाएंगे. ऐसा ही होगा ना, मैं बता रहा हूं. अब मुझे बताओ क्या इस जीन पूल से डिफरेंट बन जाता है? यस. लेकिन हुआ क्या मुझे बताओ? सीजनल फ्लक्चुएशन होगी. हमारे पास ये जीन पूल था, ओरिजिनल जीन पूल तो ये था. ओरिजिनल जीन पूल में क्या होगी? सीजनल फ्लक्चुएशन. एक स्मॉल जीन पूल तैयार हो गया जो बच गए, जो सर्वाइव कर गए. दीज आर द व्हाट? सर्वाइव्ड जीन पूल. ये सर्वाइव हो गया, सर्वाइव्ड जीन पूल, ठीक है ना बेटा. अब जब इनने सर्वाइव किया फिर फेवरेबल कंडीशंस आ गए. फेवरेबल कंडीशंस, अगर फेवरेबल कंडीशंस आ गए तो हमारे पास न्यू जीन पूल है तो इसी का ये जीन पूल ना, इसी का तो है ना, इसका न्यू वर्जन बन रहा है. मुझे बताइए इससे डिफरेंट बन रहा है? यस. व्हाई? द इंडिविजुअल्स विच सर्वाइव इन दिस सीजनल फ्लक्चुएशंस मोर, देयर नंबर इज मोर देयर. ये कॉमन सेंस है. इसको हम बोलते हैं बॉटल नेक इफेक्ट. आप बोलोगे कैसे सर? आप समझ लीजिए सारी स्पीशीज में एक बॉटल के अंदर भर रहा हूं, फिर मैं इसको क्या कर रहा हूं? इस बॉटल को ऐसे मैं शेक करके इनको डाल रहा हूं नीचे किसी प्लेट के ऊपर. आप समझ लो जो बॉटल नेक से पास ऑन होंगे मोर फ्रीक्वेंटली, ठीक है ना, जो उसको पास ऑन करेंगे, कुछ तो ट्रैप हो जाएंगे, कुछ तो पास ऑन नहीं हो जाएंगे उस बॉटल नेक से, कुछ पास ऑन होके जो इजीली पास ऑन होंगे वो प्लेट के ऊपर रहेंगे. और उनको जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाएंगे वो फिर से एक क्या बनाएंगे? एक नई क्या बनाएंगे? हमारे पास जीन पूल फॉर्म करेंगे. उसको बोलते हैं बॉटल नेक इफेक्ट.
सो बॉटलनेक इफेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो मैं इसको ऐसे ले जाऊं, आप समझ लो ये एक बॉटल है हमारे पास, रफली आई एम मेकिंग, एक बॉटल है और इसके अंदर ये जीन पूल है. व्हाट इज दिस? इट्स अ जीन पूल हियर. ठीक है, मैं समझा रहा हूं इन चीजों को. आप समझ लो एक लार्ज पॉपुलेशन है, बिल्कुल सर्वाइव कर रही थी. ठीक है ना बेटा, हर एक एलील जो है लार्ज इन नंबर में था. हमने देखा हर एक एलील जो है किस में था? लार्ज इन नंबर में था एलील्स. उसके बाद क्या हो गया? इसमें सीजनल फ्लैक्चुएशन आ गई. क्या आ गई बेटा? सीजनल फ्लैक्चुएशन आ गई बेटा. तो हमने देखा, हमने बॉटल को ऐसे किया, ऐसे होगी बॉटल. ठीक है ना. और यहां पे हमने क्या रखा? व्हाट वी आर केप्ट हियर? वी आर केप्ट हियर ए प्लेट. समझ लीजिए हमने एक प्लेट लिया. अब देखो बेटा यहाँ पे एलील्स है, ये एलील्स तो है ना, यहाँ पे एलील्स तो सारी ही है. सबों का नंबर जो है बराबर है. ठीक है ना बेटा. अब ये क्या होंगे? जो पास ऑन होंगे यहाँ से, विच मोर फ्रीक्वेंटली कम हियर. आप समझ लो रेड ज्यादा आ रहे हैं. ठीक है ना. अब ब्लैक भी आ रहे हैं लेकिन थोड़े आ रहे हैं. आप समझ लो थोड़े ब्लैक आ रहे हैं. ठीक है ना बेटा. और ग्रीन पे अगर आप समझ लो कितने आ रहे हैं? थोड़े आ रहे हैं. उसके बाद इसको आपने अलोक किया, किसके लिए? किसके लिए अलोक किया बेटा? फेवरेबल कंडीशंस आ जाएंगी, ये फिर से ग्रो करनी शुरू करेगी. फेवरेबल कंडीशन. जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाएंगे, आप देखोगे अब नई बॉटल जो वजूद में आ जाएगी, दैट हैव मोर रेड, इजंट इट? इसमें क्या होगा? मोर रेड होगा, क्योंकि रेड इंडिविजुअल ज्यादा पास ऑन हुए थे ना. और ग्रीन भी होगा लेकिन थोड़ा सा होगा. ठीक है ना. और ब्लैक भी होगा लेकिन क्या होगा? थोड़ा सा होगा. ठीक है. अब देखो ये इससे तो टोटली क्या बन रहा है? डिफरेंट बन रहा है. दिस वाज ऑर्डर, दिस बिकम्स अ लीफ. दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज बॉटलनेक इफेक्ट. इसको क्या बोलते हैं बेटा? समझ में आ गया इसमें? तो बॉटलनेक में हमने क्या देखा? हमने बॉटलनेक इफेक्ट का जब पढ़ा तो हमने बताया कि बॉटलनेक इफेक्ट में क्या होता है कि स्मॉल पॉपुलेशन जो है इज एप्लीकेबल फॉर स्मॉल पॉपुलेशन. ठीक है ना बेटा. और स्मॉल पॉपुलेशन में क्या हो जाता है कि उसमें जीन फ्रीक्वेंसी में क्या आ जाती है? चेंज हो जाती है. और वो जो चेंज आ जाती है उसमें वो चेंज क्या है? जल्दी से बताओ मुझे. चेंज क्या है? वो नॉन अडेप्टिव है और नॉन दर्शक. देखो नॉन कोई अडेप्टेशन नहीं, कोई चेंज नहीं इसमें, और कोई डर बिल्कुल वही बनेंगे, लेकिन किसी इंडिविजुअल का नंबर जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा. तो आप लिख सकते हो बॉटलनेक इफेक्ट का थोड़ा सा. ठीक है ना. मैं समझाऊंगा आपको. समझाए तो आपने तो सीखा इसके बारे में. अब इसके बारे में थोड़ा सा लिखो. इट ऑकर्स ड्यू टू सीजनल फ्लक्चुएशंस. इट ऑकर्स ड्यू टू seasonal fluctuations. Okay, due to seasonal fluctuations, and can be understood through bottleneck effect. In this effect, only those alleles can survive which can easily move through bottleneck. क्या मुझे बता, जीन पूल में कोई चेंज आ रही है? आ रही है. क्यों नहीं आ रही? ये जीन पूल आपका था ओरिजिनल, इसमें कुछ बच गए. अब किसी के तो मेंबर ज्यादा हो रहे हैं, किसी के कम हो रहे हैं. इसका मतलब कोई एलील बढ़ रहा है ज्यादा, किसी एलील तो घट रहा है. इसका मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है? चेंज आ रही है थोड़ी सी. चेंज तो है जरूरी. चेंज तो न्यू जीन पूल जो बन रहा है तो इन्हीं एलील्स का, लेकिन चेंज है.
कोई एलील ज्यादा हो रहा है और कोई एलील कम। किसी एलील की फ्रीक्वेंसी कम हो रही है और किसी एलील की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही है। आप समझ लो हमारे पास रेड वन जो है वो कैपिटल ए थे, तो कैपिटल ए तो बढ़ रहा है ना ज्यादा। आप समझ लो ब्लैक जो थे वो कैपिटल ए स्मॉल ए थे, वो तो कम हो रहे हैं, इजंट इट। और आप समझ लो हमारे पास जो ब्लू वन था इट वाज स्मॉल ए, ये भी तो कम हो रहा है। आप देख रहे हो इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास क्या हो रहा है बेटा? हाँ, एलील फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो रही है। जैसे मैं एग्जांपल दे सकता हूँ आपको समझाने के लिए। आप समझ लो हमारे पास रेड वन जो है वो कैपिटल ए है, ब्लू वन जो है वो क्या है स्मॉल ए, और ब्लैक वन जो कैपिटल ए स्मॉल ए। अब देखो खुद तो बताओ आप क्या हो रहा है। कैपिटल ए तो ज्यादा बढ़ रहा है ना, एलील तो वही है लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो रही है ड्यू टू दिस बॉटलनेक इफेक्ट। ठीक है ना बेटा, ये हो गया हमारे पास एक इफेक्ट जिससे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट को क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। डिक्रीज होगी, मुझे बताओ, चेंज होगी फ्रीक्वेंसी, होगी कि नहीं होगी? और किस में होगी? स्मॉल पॉपुलेशन, क्योंकि यह पॉपुलेशन जो है वो स्मॉल है। अब ये जो पॉपुलेशन हमारे पास बन जाती है ये स्मॉल पॉपुलेशन है, अब उससे क्या हो गया, चेंज होगी जीन फ्रीक्वेंसी, होगी कि नहीं होगी? और वो जीन फ्रीक्वेंसी जो चेंज होगी, एक तो वो डायरेक्शन लेस थी, कोई डायरेक्शन नहीं थी कि कोई नई चीज बन जाए, और दूसरी बात नॉन अडेप्टिव, इसमें कोई फायदा भी नहीं था। देखो एलील्स कम ही, और एलील्स तो वही है, कोई एलील्स में चेंज ही नहीं। आप देखो कोई एलील में चेंज नहीं, वही एलील्स है, लेकिन कैपिटल ए बढ़ रहा है, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। इसको हम बोलते हैं बॉटलनेक इफेक्ट। ठीक है, अब आज के लिए इतना कलम पढ़ेंगे फाउंडर्स का, ठीक है ना।